हेलो स्टूडेंट, आज हम नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का सिलेबस पूरा करेंगे, जिसकी शुरुआत हम 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स से करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मालूम होगा आप लोगों को कि मैथमेटिक्स में 10वीं कक्षा में पहला चैप्टर संख्या पद्धति है। ठीक है, तो संख्या पद्धति हेडिंग लगा लेंगे, संख्या पद्धति। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले देख लेंगे संख्या पद्धति में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए हम इसको 3 वर्गों में बांट कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब 3 वर्ग क्या क्या होंगे। पहले वर्ग में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, पहले प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। इसी प्रकार हम भाज्य देखेंगे, अभाज्य देखेंगे, सह अभाज्य देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हम इसे विषम संख्या में बांट सकते हैं, सम संख्या में बांट सकते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेंगे सम संख्या विषम संख्या क्या है। चलो लिख ही देते हैं, सम संख्या विषम संख्या। ठीक है, ये ओवरऑल संख्या पद्धति का बेसिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके बेसिक होते हैं, लेकिन इतना मेरा सिलेबस का काम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे खंड में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय, जिसे हम लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी की मदद से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। कई लोग के यूक्लिड विभाजन और यूक्लिड विभाजन परिमेय में अंतर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आगे जब हम स्टार्ट करेंगे तो यूक्लिड विभाजन और यूक्लिड विभाजन परिमेय में क्या अंतर है इसके बारे में हम अंतर स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से ही हम लोग सिद्ध करेंगे दर्शाने वाले सवाल, जैसे 2q सभी विषम संख्याएँ 2q के रूप में होते हैं, सभी विषम संख्याएँ 2q+1 के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये सब जितने सारे प्रकार के सवाल होते हैं ये सब वगैरह देख लेते हैं। जैसे ये विषम संख्या, ये सम संख्या के रूप में होते हैं, 2q+1 विषम संख्या के रूप में होते हैं। ये दर्शाने वाले सवाल जो होते हैं इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे खंड में हम लोग इसका देखेंगे अंकगणित का आधारभूत परिमेय। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडन निकालना, अभाज्य गुणनखंडन निकालना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन का ही सहायता से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सवाल एक आता है √2 सिद्ध करने वाला, सिद्ध करने के √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी संख्या शांत है, कौन सी संख्या अशांत है। ठीक है, शांत संख्या और अशांत संख्या। ठीक है, अशांत भिन्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, भिन्न, कौन सा भिन्न अशांत होगा, कौन सा भिन्न शांत होगा। ठीक है, ओवरऑल ये पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। पहले प्राकृत संख्या स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक देखेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फिर उसके बाद अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे प्रॉपर ढंग से। तो स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे। बेसिक का पहला पॉइंट हम लिखाए थे प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या लिख कर डैश देंगे, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें
तो प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे गिनती में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गिनती में प्रयोग करने वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक। ठीक है, दूसरी प्रकार की संख्या आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो वैसी संख्या जिसमें प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए। प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करें, स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? 0 1 2 3 4 4 4 डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिविजन के तौर पर देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा हम लिखाए थे पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में 0 तो होगा ही, साथ ही साथ धनात्मक संख्याएं भी होगी और ऋणात्मक संख्याएं भी होगी। ठीक है, तो कहने का अर्थ हुआ कि +1 और -1, +2 -2, +3 -3, +-4। ठीक है, डॉट 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 प्लस माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है, चौथे नंबर पर लिखाए थे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो पहला भाज्य संख्या जो है 4 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 का जो फैक्टर यदि हम करते हैं तो पहला फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 हो जाएंगे और तीसरा फैक्टर स्वयं 4 हो जाएंगे। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसका फैक्टर जो कम से कम 2 से अधिक हो। कम से कम 2 से अधिक हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लें 2 को भाज्य संख्या क्यों नहीं बोले? कि 2 का पहला फैक्टर तो 1 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर 2 का कोई दूसरा तीसरा फैक्टर नहीं है, जिसके कारण 2 जो है भाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहला भाज्य संख्या कौन हो जाएंगे? 4। इसी प्रकार हम देखें तो दूसरा कौन हो जाएंगे? 6 8 10 11 नहीं होंगे, 12 14 15 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा लिख लें क्योंकि सिलेबस में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, ऐसी इस पर बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके परिभाषा हम लिख देते हैं, तो लिखते चलेंगे साथ साथ। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 2 हो। अधिक से अधिक 2 हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या कहलाते हैं। इसका दूसरा परिभाषा भी हो सकते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से कटे, स्वयं और 1 से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे छोटी एवं पहली अभाज्य संख्या 2 होते हैं। ठीक है, अब कई लोगों का कहना होगा 1 क्यों नहीं होते? तो हमने परिभाषा के अकॉर्डिंग यदि देखोगे तो कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए और अधिक से अधिक 2 फैक्टर होना चाहिए, जबकि 1 में जो है इसका 2 फैक्टर नहीं है। 1 के कितने फैक्टर हैं? 1। इसलिए ये ना ही भाज्य संख्या होंगे ना ही अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, तो पहला अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 2। ठीक है, दूसरा अभाज्य संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 13, इसी प्रकार हम देख सकते हैं 17 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। पाँचवें नंबर पर लिखे थे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या हमेशा युग्म में होता है, जोड़ा में होता है। ठीक है,
तो इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिख सकते हो वह संख्या का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है, वह संख्या का युग्म, वह संख्या का युग्म जिसका कोई उभयनिष्ठ, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सह-अभाज्य संख्या कहलाते हैं, सह-अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 5, 12। ठीक है, तो इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, यदि हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं 5 और 15 ले लें, तो 15 देखोगे फैक्टर जो 1 है और 5 है, सॉरी 1 और 5 का है, अब 15 क्या है, 1 है, 5 है और 15 है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 और 15 एक दूसरे के को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि परिभाषा के कारण देखें तो सह-अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जैसे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे क्या कहते हैं, सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जबकि इसमें देख रहे हैं कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो ये सह-अभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। इसमें से भाज्य संख्या है या नहीं इससे मैटर नहीं करता है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैटर करता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखे, कोई भिन्न सा ले लो, चलो दूसरा भिन्न लेते हैं, 7/15। ठीक है, 15 भाज्य संख्या है, फिर भी 7/15 क्या है, सह-अभाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल ले लें 14/25। 14/25 में यदि देखते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हालांकि 14 भी विभाज्य है और 25 भी विभाज्य है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो इसको नोट करेंगे पूरी तरीक़े से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो संख्या को एक और तरीके से बांटा जा सकता है, परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हालांकि इसकी परिभाषा 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ भी देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0। अब इसका अर्थ क्या हो गया। ठीक है, यदि हम एक संख्या लेते हैं 5/0, तो हम सभी को पता है कि यदि हर में शून्य आ जाए तो संख्या अपरिभाषित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित। इसलिए ये Q = 0 हम लोग नहीं ले सकते हैं, कि इसमें Q = 0 यदि ले लेते हैं, इसकी गणित में कोई परिभाषा नहीं है। इसके वजह से ये संख्या ना ही परिमेय होंगे ना ही अपरिमेय, क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित। इसलिए Q = 0 नहीं ले सकते। ठीक है, हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में यदि 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ 0 भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएंगे,
परिमेय संख्या कहला जाएंगे। ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें 5/7, यहाँ p बराबर कितना हो जाएगा 5 और q बराबर कितना हो जाएगा 7। दूसरा एग्जाम्पल ले लें 22/7, p बराबर 22 और q बराबर 7। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे माइनस वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, और दशमलव वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, दशमलव हटा नीचे 100 आ जाएंगे। रेकरिंग वाले भी सवाल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल क्या है, परिमेय संख्या का। आप परिमेय संख्या एग्जाम्पल की बात करें तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। तो इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, इसको लिख देते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें √2, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। यदि पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे हम किसी प्रकार लिख नहीं सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसकी मान की बात करें तो √2 का मान होता है 1.414 डॉट बहुत सारा चलता जाता है। ठीक है, तो ये इसका फिक्स कोई मान नहीं है। यदि कोई फिक्स मान नहीं है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा ये पता नहीं चल पाएगा, जिसके कारण q का मान अनिश्चित हो जाएगा, जिसकी वजह से ये संख्या क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी सारी संख्याएँ हैं, जैसे हम √3 ले लें, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जैसे √7 ले लें, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। यदि हम तुमसे पूछना चाहते हैं क्या √9 क्या परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, तो तुम बोलोगे √9 का वर्गमूल 3 होता है। और यदि √9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। और यदि 3/1 हो गया तो p बराबर 3 हो गया, q बराबर 1। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये संख्या क्या हो जाएंगे, अपरिमेय ना होकर क्या हो जाएंगे, परिमेय। तो इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में √9, √4, √16, इस सारी की सारी संख्या क्या आ जाएंगे, अपरिमेय। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, पाई जो होगा ये तो नहीं होंगे, पाई जो होगा अपरिमेय के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि पाई का मान जो होता है, पाई का मान 22/7 जो होता है लगभग मान होता है। ठीक है, ना कि पूरा मान होता है। अपनी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग 22/7 मान लेते हैं, लेकिन 22/7 जो होता है पाई का लगभग मान होता है, ना कि 22/7 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पाई क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे, जबकि 22/7 क्या हो जाएंगे, परिमेय। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लेंगे सब सारी चीज़ों को। एक चीज़ और थोड़ा सा बेसिक में देख लेते हैं हम लोग, डेसिमल के बारे में। डेसिमल कहे तो दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार 2 रूप से होता है, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। जैसे हम बोले कि इसको हम 2 भाग में बांट ही देते हैं, शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब शांत दशमलव प्रसार कौन कौन आएंगे, जैसे हम बोल दें 0.325, यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या फिक्स हो गया है। क्या हो गया, फिक्स। तो ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। ठीक है, जिसकी संख्या फिक्स ना हो उसे क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे हम बोले एग्जाम्पल की बात करें 0.33333, बार 3 आ रहा है। ठीक है,
तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। अभी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुनरावृत्ति होता है, एक तो होता है आप पुनरावृत्ति। आप पुनरावृत्ति देखो कैसे होता है, जैसे हम बोले 0.517 ठीक है, डॉट 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 चलता जाए, तो ये क्या हो गया? पुनरावृत्ति। क्या हो गया? पुनरावृत्ति। ये क्या हो गया? आप पुनरावृत्ति। ठीक है, तो 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि कोई संख्या बार बार दोहरा रहा है तो उस पर रेकरिंग लगाकर इसे शांत कर सकते हैं। 0.3 पर रेकरिंग, और 3 पर रेकरिंग यदि लगा दिए तो रेकरिंग हटाते हैं तो हर में 9 आता है। हर में क्या आता है? 9। तो हर में यदि इसको यदि हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 3/9। और यदि ये सोल्व हो गया तो पी का भी मान निकल गया, क्यू का भी मान निकल गया, तो पुनरावृत्ति वाले दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे? परिमेय। क्या हो जाएंगे? परिमेय। जबकि आप पुनरावृत्ति वाले दशमलव प्रसार को किसी प्रकार लगातार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसे संख्या क्या हो जाएंगे? अपरिमेय। क्या हो जाएंगे? अपरिमेय। ठीक है, और दशमलव प्रसार इसको पता ही होगा, दशमलव हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 1000। तो 1000 यदि आ गया तो इसे हम लिख सकते हैं 325 बटे दशमलव हटा कितना आ जाएगा? 1000। तो P का भी मान आ गया, Q का भी मान आ गया, तो ये भी सारी संख्या क्या कहलाएंगे? परिमेय। क्या कहलाएंगे? परिमेय। ठीक है, तो ध्यान रखें दशमलव प्रसार दो प्रकार से होते हैं, एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत दशमलव प्रसार में भी देख सकते हैं, एक तो पुनरावृत्ति वाले होते हैं, एक आप पुनरावृत्ति वाले होते हैं। मतलब एक तो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा, एक में दोहरा नहीं रहा। तो पुनरावृत्ति वाले जितने भी संख्या होंगे वो परिमेय होंगे, और जो पुनरावृत्ति जिसकी नहीं हो रही है वो क्या हो जाएंगे? अपरिमेय। ठीक है, इसी प्रकार शांत दशमलव में देख रहे हैं, शांत दशमलव यदि है तो दशमलव नीचे फिक्स से 0 आ जाएंगे, तो Q का मान निकल इस क्या आ जाएंगे? अपरिमेय। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल हम यूक्लिड विभाजन में अंतर देखने वाले हैं और उस पर जितने भी बेस्ट सवाल है वो हम करेंगे। ठीक है।